Hi class, welcome to another session of Income from Business and Profession। आज हम लोग कर रहे हैं साहब एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 28। हमने पिछली क्लास में साहब चार्जेबिलिटी सेक्शन किया था, सेक्शन 28 को लेकर के। आज हम उसके कुछ एक्सप्लेनेशंस समझेंगे। ठीक है, आइए साहब शुरू करते हैं। तो माय डियर सर्स एंड मैम्स, आज हम लोग कर रहे हैं स्पेक्यूलेटिव बिजनेस क्या चीज होती है। एक्सप्लेनेशन 2 टू सेक्शन 28। स्पेक्यूलेटिव बिजनेस मतलब साहब अगर मेरा आज एक दिन के अंदर में नुकसान भी हो सकता है और आपका फायदा भी हो सकता है, तो वो स्पेक्यूलेटिव होता है। जुआ तो नहीं बोलूंगा, बट देन एक ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म के ऊपर में हमने कुछ ऐसा किया कि हमको नुकसान हुआ या फायदा हुआ, दैट डिपेंड्स ऑन द मार्केट सिचुएशंस। तो transactions in which a contract for the purchase or sale of commodity including stocks and shares is periodically or ultimately settled otherwise than by actual delivery। मतलब कहने का भाव, इंट्राडे ट्रेडिंग अगर आपको पता हो, इंट्राडे ट्रेडिंग तो साहब क्या होता है, मेरे पास टीसीएस के मेरे पास 100 शेयर्स मार्केट से मैंने ले लिए। कौन सी तारीख को? से 1 सितंबर 24 को। ठीक है, से एट 10 AM मैंने शेयर्स ले लिए। अगर मैंने ये शेयर्स उठा करके 1 सितंबर को ही अराउंड 2 PM पे बेच दिए तो मेरी इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर में आ जाएगा। सेम डे परचेज, सेम डे सेल्स। मैंने इसकी नंबर जो शेयर्स है, 100 शेयर्स है, उसकी तो मैंने डिलीवरी ली नहीं। ऐसे ही अनदर एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने 100 बोरे चीनी के लेने थे। मैंने बोला एक्स कंपनी को कि 40 रुपए के भाव से मुझे 100 बोरी चीनी मेरी बुक कर लो। वहीं मैंने वाई कंपनी को उसी दिन 42 रुपीज केजी पे बेच दिया। मैंने एक्चुअल डिलीवरी तो ली नहीं, मैंने सीधा यहां से माल उठाया और यहां बेच दिया। ऐसे ही कमोडिटी एक्सचेंज के अंदर में होता है, मैं एक्चुअल में चीज नहीं ले रहा। अगर मैं आज की डेट में कमोडिटी एक्सचेंज में ट्रेडिंग करने जाऊंगा तो वहां पे होगा 500 किलो 600 किलो चीनी एक बार में मैं खरीद रहा हूं, हाइपोथेटिकल। तो 500 किलो 600 किलो चीनी मैं रखूंगा कहां पे? तो इसके अंदर में हम लोग ये बोलते हैं कि 500 किलो चीनी यहां से बेची, 500 किलो चीनी दूसरे को बेच दी। एंड इट हैपेंस ओवर अ प्लेटफॉर्म विच इज अ कमोडिटी एक्सचेंज। So transactions in which contract of purchase and sale are made without actual delivery are called speculative transactions. Where any part of the business of a company consists in the purchase or sale of shares of other company, such company shall be deemed to be carrying on speculative business। मतलब ये इंट्राडे ट्रेडिंग आप कर रहे हैं तो आप स्पेक्यूलेटिव बिजनेस में फॉल कर जाएंगे। टू द एक्सटेंट टू विच द बिजनेस कंसिस्ट ऑफ द परचेज ऑफ सेल ऑफ शेयर्स। यानी अगर आपने इसके अंदर में 1 लाख रुपया कमाया तो 1 लाख रुपया ही आपका कंसिडर होगा स्पेक्यूलेटिव बिजनेस के अंदर में। अगर आपकी टोटल इनकम 6 लाख रुपया है, उसके अंदर में आपकी 5 लाख रुपया नॉर्मल इनकम है और 1 लाख रुपया आपने फाटका से, या सॉरी फाटका तो एक हिंदी वर्ड हो गया, इंट्राडे ट्रेडिंग से कमाया, तो 1 लाख रुपया आपकी स्पेक्यूलेटिव ट्रांजैक्शंस हो जाएंगे। अब इसमें एक्सेप्शंस क्या है साहब? अ कंपनी हुज ग्रॉस टोटल इनकम कंसिस्ट मेनली ऑफ इनकम चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सिक्योरिटीज, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन्स एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। उसके पास और कोई इनकम नहीं है तो उसकी इनकम ऑन सिक्योरिटीज आती है, इनकम ऑन हाउस प्रॉपर्टी आती है, रेंट लेता है, कैपिटल गेन्स के अंदर में आती है और अदर सोर्सेज में आती है, इंटरेस्ट आ गया, डिविडेंड आ गया, एटसेट्रा। ठीक है, तो ये एक्सेप्शनल केस है, यहां पे स्पेक्यूलेटिव ट्रांजैक्शंस नहीं होगी क्योंकि हम लोग कैपिटल गेन के अंदर में उसको काम करवा रहे हैं।
या इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज के अंदर में उसको इंटरेस्ट और जो आ रहा है वो आता है, या अदर सोर्सेस में आ गया। ऐसे अगर इनकम हो रही है, हाउस प्रॉपर्टी इनकम हो रही है, तो ये स्पेक्युलेटिव बिजनेस नहीं है, उसका नॉर्मल बिजनेस है। ठीक है। अ कंपनी द प्रिंसिपल बिजनेस ऑफ विच इज ट्रेडिंग इन शेयर्स, बिजनेस ऑफ बैंकिंग एंड ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांसेस। अगर इन तीनों के अंदर में वो कोई काम कर रहा है, शेयर ब्रोकर है, हर्षद मेहता है, या आपके झुंझुन है, तो इस तरीके के जो केसेस होते हैं, अगर वो इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उनके लिए स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शंस नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज उनका मेन काम ही यही है, उनका मेन काम ही ट्रेडिंग ऑफ शेयर्स है, बैंकिंग का काम है। तो भैया बैंकिंग के काम में मुनाफा कैसे आएगा? आपको मार्केट्स के अंदर में पैसा लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपको आगे इंटरेस्ट देना है सेविंग्स अकाउंट के ऊपर में, आपको एफडीज के ऊपर में इंटरेस्ट देना है, आपको लोन्स देने हैं, आपको लोन्स के ऊपर में इंटरेस्ट आएंगे, तो आप पैसे कैसे कमाओगे? इसी तरीके से कमाओगे आप। तो बिजनेस ऑफ बैंकिंग करनी है, ग्रांटिंग लोन एंड एडवांसेस, एनबीएफसी कंपनीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, इस कैटेगरीज में फॉल करती हैं। If these companies carry on a business of purchase or sale of shares of other companies, they would not be deemed to be carrying on speculative business. ठीक है जी, आगे चलते हैं। Transactions not deemed to be speculative transactions. ऐसे कौन कौन से transactions हैं जो हम speculative transactions नहीं रखते? हालांकि इसके अंदर में हमने डिलीवरी नहीं ली, बट फिर भी ये speculative transactions नहीं है। कौन कौन से ट्रांजैक्शंस हैं? हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ मटेरियल और मर्चेंटाइज। आप समझिए बात को। आप आज की डेट में कॉटन का भाव है 100 रुपए का 100 किलो। ठीक है। आप एंटिसिपेट कर रहे हो कि अगले एक महीने के अंदर में ये 120 रुपए के भाव में पहुंच जाएगा, और आप हो टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। तो आप क्या करते हो? आज की डेट के अंदर में आपने बोला कि ये 100 रुपए के किलो के हिसाब से बुकिंग ले लो, बट डिलीवरी मेरे को 3 महीने के बाद दे देना। ठीक है, क्योंकि 3 महीने के बाद तो 120 रुपए किलो है। तो वो क्या करेगा? 100 रुपया प्लस कुछ परसेंटेज लगा देगा, और से सपोजिंगली 2 रुपया आपको 120 की जगह 102 रुपए पे आ गई कुछ चीज। अब अगर ये नीचे आ गया, ये 98 पे आ गया, तो आप उठाओगे 98 पे खरीद लोगे और इसको कैंसिल कर दोगे। तो आपका सिर्फ कितना का नुकसान हुआ? 2 रुपए का। तो आपको तो वही 100 रुपए की चीज पड़ी जो आप 100 रुपए सोच रहे थे। तो कॉन्ट्रैक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ रॉ मटेरियल और मर्चेंडाइज एंटर इनटू बाय अ पर्सन in the course of his manufacture or merchandising business to guard against loss through future price fluctuation। यानी ये प्राइस फ्लक्चुएशन जो है उससे बचने के लिए उसने अभी एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया 3 महीने बाद का। इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर एक्चुअल डिलीवरी ऑफ गुड्स। एक्चुअल डिलीवरी होनी चाहिए साहब। आप ये देखिए यहां पे उन गुड्स की एक्चुअल डिलीवरी कब होगी? बाद में। मैन्युफैक्चर्ड बाय हिम और मर्चेंडाइज और सोल्ड बाय हिम। हेजिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टॉक्स एंड शेयर्स, वही हेजिंग का कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टॉक्स एंड शेयर्स। एंटर इनटू बाय अ डीलर और इन्वेस्टर, जो भी आपका डील कर रहा है, देयर इन टू गार्ड अगेंस्ट द लॉस in his holdings of stocks and shares through price fluctuation। price fluctuation का यहाँ पर सबसे बड़ा रोल है साहब। hedging करते हैं, हमारे hedging करेंगे तो हमारे को क्या होगा कि जो फ्यूचर प्राइस फ्लक्चुएशन है उससे हम बच जाएंगे। Contracts entered into by, so forward contract entered into by a member of a forward market or stock exchange in the course of any transaction in nature of jobbing or arbitrage to guard against the loss which may arise due to ordinary course of business as a member of stock। यहां पे आ रहा है member of a forward market or stock exchange, member of a forward market or stock exchange के अंदर, क्योंकि आपने शेयर्स का तो यहां पे आ गया आपका। तो आप फॉरवर्ड और मार्केट के मेंबर हैं, तो आपने फ्यूचर लॉस से बचने के लिए फॉरवर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, तो आप स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शंस में नहीं फॉल करोगे। ट्रेडिंग इन डेरिवेटिव्स, एलिजिबल ट्रांजैक्शंस क्या एलिजिबल ट्रांजैक्शंस हैं? ट्रांजैक्शन दैट आर कैरिड आउट इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू सेबी
रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर और सब ब्रोकर और इंटरमीडियरी, यानी कि सेबी के अंडर में रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर शेर खान आ गया, आपका आईसीआईसी आ गया, आपका ये सारे आपके ब्रोकर आ गए, या उसके सब ब्रोकर्स, ठीक है, चीरूमल निंदानी, तो इस तरह के सब ब्रोकर्स के नाम होते हैं, या इंटरमीडियरी carried on out in respect of trading in derivatives in a recognized stock exchange, निफ्टी, BSE, CSE, तो इन सब के अंदर में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो एलिजिबल ट्रांजैक्शंस आपके हैं, तो आपका ट्रेडिंग इन डेरिवेटिव्स विल नॉट बी ट्रीटेड एज स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शंस। ट्रेडिंग इन कमोडिटी डेरिवेटिव्स, एलिजिबल ट्रांजैक्शंस वही इलेक्ट्रॉनिकली through a member or intermediary registered under the bylaws or rules and regulations of a recognized stock exchange। तो कमोडिटी मार्केट्स के अंदर में रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के अंदर में जो कमोडिटी मार्केट्स फॉल कर रही हैं, इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रेडिंग ऑफ अ कमोडिटी डेरिवेटिव कैरिड आउट इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, जो कमोडिटी मार्केट्स हैं उसके अंदर में अगर आप कैरी आउट कर रहे हैं, विच इज चार्जेबल टू कमोडिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, यानी आप जैसे हमारा सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स था वैसे ही कमोडिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स होता है। तो अगर ये आपने उसके ऊपर में पेमेंट कर दिया है तो वो स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शंस नहीं होगा। इसका एक्सेप्शन क्या है? रिक्वायरमेंट ऑफ चार्जेबिलिटी ऑफ कमोडिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स इज नॉट एप्लीकेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रेडिंग इन एग्रीकल्चरल कमोडिटी डेरिवेटिव्स, यानी सूत, कपास, गेहूं, बाजरा, तो जितना भी कमोडिटीज जो ट्रेड होती है, एग्रीकल्चरल कमोडिटीज जो ट्रेड होती है कमोडिटी मार्केट्स में, अगर आपने उसके ऊपर में कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स नहीं भी दिया तब भी आपका ये डेरिवेटिव्स मतलब तब भी ये आपका स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शंस नहीं माना जाएगा। तो साहब आज की क्लास यहीं तक थी साहब, अगले क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। कोई भी क्वेश्चन होता है कमेंट बॉक्स में करिए। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे, बाय।